नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और हम लोग जो शुरू कर रहे हैं आज वो रिफंड और आईजीएसटी की लाइव सेशन है। ऑब्वियसली ये जो पहले दो सेशन है वो कंप्लीटली फ्री है, बाद में जाके ये पेड हो जाएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हम लोग सबसे पहले आईजीएसटी से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो टू रिफंड। और जब हम लोग आईजीएसटी कर रहे होंगे तो हम लोग यूटीजीएसटी भी करेंगे, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 जो सेस वाला पोर्शन है वो भी करेंगे। तो बेसिकली जो सीजीएसटी लॉ का ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्ड हो चुका है पूरा का पूरा, इसमें नोटिसेस भी थे वो भी रिकॉर्ड हो चुका। अब जो बचा हुआ पोर्शन है जिसमें एक रिफंड का चैप्टर है जो सीजीएसटी का है, और आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, और कंपनसेशन टू स्टेट्स जो सेस वाला पोर्शन है वो भी है। तो ये सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी में। और मोस्ट प्रोबेबली ये 40 आवर्स का सेशन होगा, और ये 40 आवर्स का सेशन मुझे लग रहा है 3 महीने या 4 महीने में कंप्लीट होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट रियल एस्टेट का। और फिर हम लोग कुछ कुछ इंडस्ट्री उठाएंगे, जैसे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री उठाएंगे, उसके बाद कोई और इंडस्ट्री उठा लिया, कोई और इंडस्ट्री उठा लिया, इस तरह से इंडस्ट्री वाइज भी हम लोग सेशन शुरू करेंगे। फिर फिलहाल आईजीएसटी शुरू करते हैं। आईजीएसटी शुरू करने से अच्छा, हम लोग की सेशन एकदम इंटरेक्टिव होती है, हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे आपसे, और मुझे उम्मीद है कि वो सारे सवाल का आप जवाब देते भी जाएंगे। चलिए बताइएगा, आईजीएसटी एक्ट 2017 कित और सीजीएसटी एक्ट 2017, स्टेट जीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट। मुझे एक बात बताएंगे, स्टेट जीएसटी कितने हैं? 31 एक्ट हैं? हेलो, 31 31। यूटीजीएसटी 1 1, सीजीएसटी 1, आईजीएसटी 1, और 1 कंपनसेशन टू सेस ये भी 1। 1 तो टोटल जो है 31, 32, 33, 34, 35 एक्ट्स है। 35 हम लोग जो जो एक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं वो सीजीएसटी एक्ट में रिफंड बचा हुआ है बस, लेकिन सारा हो चुका। स्टेट हम लोग कर चुके हैं आपके साथ जब मैं सीजीएसटी कर रहा था। ये यूटीजीएसटी, सेस, आईजीएसटी और ये रिफंड, तो यही सेशन हम लोग करने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए, हर एक एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता है? एक्सटेंड स्कोप। स्कोप कहां तक है ये पूरे इंडिया में? यस तो जो सीजीएसटी एक्ट है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। यस सर। आईजीएसटी एक्ट इज आल्सो एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। यस। अब आते हैं एसजीएसटी एक्ट, इसमें क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट टू द स्टेट। सब्जेक्ट टू द स्टेट। मान लीजिए Yes. हरियाणा है तो हरियाणा में क्या लिखा होगा? एचजीएसटी। नहीं नहीं, कहां तक एक्सटेंड होगा? हरियाणा की स्टेट के- टेरिटरी तक। Within the limit of Haryana state. विद इन द लिमिट्स ऑफ हरियाणा हरियाणा। हरियाणा और यूटीजीएसटी में यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी में कितनी यूनियन टेरिटरी है एज पर जीएसटी? ये अभी बताए थे ना सर, 7 6 छः। 7। न्यू दिल्ली नहीं आता सर यूनियन टेरिटरी में? हाँ जी, नई दिल्ली नहीं आता है क्या यूनियन टेरिटरी में? नहीं नहीं, नहीं। एनी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर कम्स अंडर स्टेट। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे। मुझे एक बात बताइए, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 क्या कहता है? लिवाई सेक्शन। क्या कहता है? लिवाई। क्या कहता है लिवाई में? किस तरह का सप्लाई होगा तो सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी सेंटर टैक्स लगेगा, सेंट्रल टैक्स। इंटर स्टेट। हाँ जी, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट। इंटर फिर से पूछ रहा हूँ, सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 में किस तरह का लेवाई है? नेचर ऑफ लेवाई क्या है? इंट्रा है। तो यहाँ जो है वो इंट्रा है। आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5। इंटर है। स्टेट में इंट्रा है। यूटी में इंट्रा है। सेस वाले में, अच्छा सेस का सेक्शन 1 कहां तक एक्सटेंड है? ये सेस का सेक्शन 1 कहां तक एक्सटेंड है? होल ऑफ इंडिया। यस सर। सेस में क्या, सेस का जो लेवाई का सेक्शन है, अच्छा सेक्शन 9, इसमें लेवाई का सेक्शन कौन सा? आईजीएसटी में 5 5, एसजीएसटी में 9, यूटीजीएसटी में 7 7, और सेस में 8 5 होना चाहिए, मुझे याद आ रहा है। मेरे ख्याल से 8 होगा सर। चलिए ठीक है, 8 मान लेते हैं एक बार। अब सेस में बताइए क्या लिखा हुआ है? सेस का लेवाई में क्या लिखा हुआ है? इंट्रा प्लस इंटर। इंट्रा प्लस इंटर। अब मुझे एक और बात बताइए, अगर इंट्रा होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सी प्लस एसजीएसटी।
मान लीजिए हरियाणा में इंट्रा सप्लाई हो रहा है तो C+S। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ CGST एक्ट को अगर पढ़ते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो C लग के रहेगा, यस और नो? पूरे इंडिया में किसी भी तरह का इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, यस सर, C लग के रहेगा, यस और नो? यस Yes, sir. रहेगा, बराबर। यस। यस पूरे इंडिया में अगर पूरे इंडिया में अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो Right. I लग के रहेगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. अगर सिर्फ हरियाणा में इंट्रा हो रहा है तो क्या दिल्ली वाला हरियाणा में अपना दिल्ली GST लगा पाएगा? No. तो अगर सिर्फ हरियाणा में इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो कौन सा टैक्स लगेगा? C+S. C+S. मतलब हरियाणा GST। Yes, sir. तो हर एक स्टेट का अपना अपना दायरा बना हुआ है। Yes. उसी तरह से जो 6 यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, इनमें अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है विद इन दैट यूनियन टेरिटरी तो C+UT. यूटी लगेगा। UT हाँ, plus. yes. C भी लगेगा। सी तो लगेगा ही लगेगा, वो तो हमने कर ही लिया। और अब मुझे एक बात बताइए, सेस पढ़ते हैं अगर पूरे इंडिया में, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, सेस लग के रहेगा, यस और नो? Yes, sir. यस। अब आइए, ये जो हमने अभी किया आपके साथ, ये हमारा चैप्टर 1 है। मैं पढ़ता हूं। ये चैप्टर 1 हमने जो बनाया, जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल GST एक्ट्स, वन नेशन वन टैक्स, 37 टेरिटरीज। सेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, while section 9 of the act lays down that a central tax shall be levied on all intra-state supplies. This implies that any transaction of goods or services within the jurisdiction of any state oblique any union territory shall be subject to the levy of central tax. सही बात? Yes, sir. फिर section 1 of the state GST act 2017 is applicable in a particular state, while section 9 of SGST act lays down that a state tax shall be levied on all intra-state supplies. This implies that any transaction of goods or services within the jurisdiction of that state shall be subject to levy of state tax. A levy of GST of a particular state cannot be levied in another state oblique union territory. इसको हम लोग सेंट्रल, जब CST था तो इसको हम लोग नेक्सस थ्योरी भी बोलते थे। सेक्शन 1 ऑफ द UT GST एक्ट 2017 is applicable in a union territory, while section 7 of UT GST act lays down that a UT tax shall be levied on all intra-state supplies. This implies that any transaction of goods or services within the jurisdiction of that UT shall be subject to the levy of UT tax. A levy of GST of a particular UT cannot be levied in another UT oblique state. Section 1 of IGST Act is applicable to the whole of India, while Section 5 of IGST Act lays down that an integrated tax shall be levied on all intrastate supplies. This implies that any transaction of goods or services within the jurisdiction of any state or any union territory shall be subjected to the levy of integrated tax. तो integrated tax किस पे लगेगा? Interstate supply. Section 1 of the Goods and Services Tax Compensation to States Act 2017 is applicable to the whole of India, while Section 8 of the Compensation Act lays down that a cess shall be levied on all intrastate supplies and interstate supplies. This implies that any transaction of goods or services within the jurisdiction of any state oblique any union territory shall be subject to the levy of the cess. इसमें किसी को कुछ कहना है तो बताइए। फिर हमने क्या किया? हाँ बोलिए सर। पॉइंट नंबर 4 में this implies that any transaction of goods or services with the jurisdiction of any state within जो वर्ड है between the jurisdiction of any state, मतलब हरियाणा में हो, एनी स्टेट लिखा हुआ है, किसी भी स्टेट में अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, मतलब वो ट्रांजैक्शन अगर हरियाणा टू मुंबई हो रहा है या हरियाणा टू महाराष्ट्र हो रहा है तो वहां आई लग जाएगा। क्या लैंग्वेज और क्या कर सकते हैं हम लोग? between the jurisdiction of any state. क्या चीज? between सर, within मतलब within बोलो तो in हो गया। अच्छा, between the jurisdiction of any state. This implies that any transaction of goods or services between, ठीक है, between, ठीक है, चलिए। एक्सटेंट एंड लेवाई इन GST, ये हमने नंबर ऑफ एक्ट लिख दिया, CGST, SGST, UT GST, IGST। देखिए किसी की बर्तन की आवाज आ रही है, प्लीज। सेक्शन 1 एक्सटेंट है, सेक्शन 9 लेवाई है।
सीजीएसटी का, तो वही सेक्शन 1 एक्सटेंट में होल ऑफ इंडिया होगा, 9 में लेवाई में इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ मैं इसको ठीक करूंगा, ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा एक बार। नहीं ठीक है, सॉरी। अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, पता कैसे लगेगा? आईजीएसटी के सेक्शन 7/8 से सेक्शन 7/8 से। सेक्शन 7 से क्या पता लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई। और सेक्शन 8 से क्या पता लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड बाय सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी। फिर इंट्रा सेक्शन 8, इंट्रा सेक्शन 8 और इंटर सेक्शन 7 से, और ये बोथ इंटर और इंट्रा तो 7 और 8 से है। ठीक बात। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इंडिया का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? डिफाइंड है? हेलो, यस सर। किस एक्ट में डिफाइंड है? सेक्शन सीजीएसटी में या आईजीएसटी में? सीजीएसटी में। अब देखिए, आप समझिएगा इस चीज, हम लोग पढ़ कौन सा एक्ट रहे हैं? आईजीएसटी। ये आईजीएसटी एक्ट है। इसमें अगर हम लोग सेक्शन 2 में जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे इंडिया डिफाइंड ही नहीं है। CEEFG, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ गई, इंडिया डिफाइंड नहीं है। क्या करें अब? हेलो, आईजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें इंडिया डिफाइंड नहीं है, क्या करें? आईजीएसटी एक्ट में नहीं, सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, तो सीजीएसटी एक्ट पढ़ना अलाउड है हम लोग को? आईजीएसटी एक्ट से हम लोग क्या सीजीएसटी एक्ट में का डेफिनेशन? असल में आईजीएसटी एक्ट में ही लिखा है कि सीजीएसटी एक्ट को आपको देखना है। किस सेक्शन में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, जरा बताएंगे आप? मेरे ख्याल से पार्टिकुलर सेक्शन में ही है, आई के। हाँ जी, 2 में ही होगा। हाँ, 20 में है। 20 है या 16 है मेरे ख्याल से, 20 है या 16 है। 20 देखते, 20 में है, 17, 19, ये 20। Application of provisions of CGST Act subject to the provisions of this act and the rules made therein, the provisions of CGST Act relating to scope of supply, यानी सेक्शन 7 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई जो डेफिनेशन है, और सेक्शन 8 प्रिंसिपल सप्लाई है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई 12-13, इनपुट टैक्स क्रेडिट 16 से 20, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब एप्लीकेबल है। ये सारे चैप्टर्स सीजीएसटी एक्ट के आईजीएसटी एक्ट में एप्लीकेबल है। डेफिनेशंस के बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, स्टैटस मुटेंडिस तो नीचे लिखा है ना सर। हाँ, इनके लिए, इन चैप्टर्स के लिए डेफिनेशंस नहीं लिखे हुए, क्या करें? फिर जनरल क्लासेस में जाना नहीं, पर नहीं है तो नहीं, इसी में है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था सबसेक्शन 26। यस संतोष जी, करेक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में लिखा हुआ है। तो 56 में नहीं, 56 में तो इंडिया डिफाइंड है, और वो इंडिया डिफाइंड है। किसमें डिफाइंड है? सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, सीजीएसटी में। और हम लोग आईजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं और इंडिया का डेफिनेशन सुन रहे हैं। अब सवाल ये था कि आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हुए क्या सीजीएसटी एक्ट का डेफिनेशन दे सकते हैं? बोला तभी देख पाएंगे जब आईजीएसटी एक्ट अलाउ करेगा। तो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट but defined in CGST Act, the UTGST Act and GST Compensation to States Act shall have the same meaning as assigned to them in those acts. फिर अब हम लोग आते हैं इंडिया का डेफिनेशन। अब CGST Act है इंडिया का डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में ये इंडिया डिफाइंड है। ठीक, अब हम लोग किताब में आ जाते हैं। ये हमने लिख दिया सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया हरियाणा वगैरह, फिर इसमें लिख दिया सेक्शन 9 वगैरह वगैरह क्या है। और इसमें अब ये 1-9 पढ़ने के बाद लग रहा है कौन कौन सा डेफिनेशन पढ़ना। तो सेक्शन 256 में इंडिया का डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 में अदर टेरिटरी, 103 में स्टेट, 114 में यूनियन टेरिटरी, और 9 में 9 ऑफ आईजीएसटी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का डेफिनेशन एक बार देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 इंडिया डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट 2017। इंडिया मीन्स the territory of India as referred to in Article 1 of the Constitution। अब आर्टिकल 1 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल 1 में देखिए, तो ये देखिए आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब सभी स्टेट्स को मिला के जो यूनियन बनेगा दैट इज कॉल्ड इंडिया, दैट इज भारत। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired। मुझे एक बात बताइए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया के
से सटा हुआ जो समुद्र है, क्या वो इंडिया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Yes, sir. Yes, sir. इंडिया एज है। पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ समय कुछ नॉटिकल मील्स तक भारत कहलाएगा। Yes. Up to 200 nautical mile. नहीं, देखिए, Such other territories may be required. सच अदर टेरिटरी एज में भी एक्वायर्ड, यानी कि लैंड मास, पानी के बारे में फिर भी बात नहीं कर रहा मैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेदर म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए। कैसा जी? वेदर जो समुद्र है वो इंडिया का पार्ट है या नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो नहीं है। डेफिनेशन है सेक्शन 256 ऑफ इंडिया में, इसमें BCDE तो जोड़ा गया। हवा इंडिया का पार्ट है या नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ है। Yes, sir. As per Constitution of India, whether the territorial waters and the airs above its territory and territorial water is a part of India or not, as per Constitution. As per constitution नहीं क्योंकि है। अगर आप इसको इंडिया का पार्ट बनाएंगे तभी वहां पर अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तभी तो GST लगेगा। Sir, perfect observation. तो अब अगर इंडिया का डेफिनेशन में पहले आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं क्या है, देन उस पर जाते हैं। ये इंडिया एज पर GST लॉ है, मैं इसी से आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। इंडिया मींस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स का मतलब क्या लिखा हुआ है? कोस्टल स्टेट्स, जहां पर आंध्र प्रदेश, गोवा, जिसके पास समुद्र लगा हुआ है। ये 9 स्टेट्स हैं जहां जिनके साथ समुद्र लगा हुआ है। कोई छूट गया है तो बता दीजिएगा मेरे को। और कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का पार्ट है इन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इन एज पर GST दीज आर पार्ट ऑफ, दीज आर State. स्टेट्स। लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो इधर आएगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्लस ये 3 कितना हो गए? 8 8 यूनियन टेरिटरी। और स्टेट्स कितने हो गए? ये जो मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। टोटल स्टेट्स कितने हैं एज पर GST? 31, जिसमें से ये 3 को क्या मान लिया गया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन टेरिटरी। Union territory. So as per Article 1 of the Constitution of India, there are total 28 states and 8 union territories. Then as per GST, Delhi, Jammu and Kashmir, Puducherry, these are UTs with legislature, तो इनको स्टेट माना गया। तो GST में कितने हो गए? 31 और यूटी 5 और ये अदर टेरिटरी। ठीक है, ये अदर टेरिटरी में आएंगे। अब ये इस चीज को ध्यान रखिएगा और फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 हमने यहाँ लिख ही दिया और यहाँ पर इसीलिए हमने लिख दिया टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। कितने स्टेट्स हो गए टोटल? 28 और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक बात। अब इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, फिर द सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ये 12 नॉटिकल माइल तक इसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, अप टू 12 नॉटिकल माइल। फिर यहां से अगर 200 नॉटिकल माइल कर दें तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे, EEZ। मैं एक्चुअल फिगर दिखलाऊंगा आपको। ठीक बात है। फिर इससे अंदर द सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग द टेरिटोरियल वाटर्स। बताइए इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं या नहीं होते? सी बेड और सब सॉइल में 12 नॉटिकल माइल तक फिशरी होती है, ऑयल निकाला जाता है EEZ से। तो इन सब के ऊपर GST लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। Yes, sir. कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो अप टू 200 नॉटिकल माइल है। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल क्या हो गया? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल जो किसी कंट्री का हिस्सा नहीं, इंटरनेशनल जोन हो गया। ये इंटरनेशनल या हाई सीज बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको आप फॉरेन टेरिटरी भी बोल दीजिए, इंटरनेशनल वाटर्स भी बोल दीजिए। फिर एंड और एनी अदर मैरीटाइम जोन एज डिफाइंड इन टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। दैट्स एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी। अबव इट्स टेरिटरी मतलब इसके ऊपर जो आपका लैंड मास है उसके ऊपर, एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि जो 12 नॉटिकल माइल के ऊपर का जो पानी है इसके ऊपर का एयर स्पेस। मुझे एक बात बताइए, अगर 200 नॉटिकल माइल के ऊपर का एयर स्पेस है तो वो क्या इंडिया है? No. वो इंडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिव अबव एयर स्पेस, अबव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं लिखा हुआ है। अबव टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल। बताइए इसके ऊपर एयर यानी कि
हवा में कितने ऊपर तक हम लोग क्या कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसके कारण ये बनाया गया है? हेलो, एयर में फूड सप्लाई होता है। फूड सप्लाई एयर में, सैटेलाइट ड्रोन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सर, सैटेलाइट्स सैटेलाइट्स के माध्यम से। हाँ, ड्रोन नहीं, सैटेलाइट्स। तो जो सैटेलाइट्स इंस्टॉल होता है वो एयर अबव 36,000 किलोमीटर भी इंस्टॉल होता है और उससे कम भी होता है। तो जो 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है वो हमेशा स्टेशनरी होता है, जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि धरती घूम रही है। तो धरती अगर घूम रही है अपने ध्रुव पे भी और चारों तरफ भी, तो जब चारों तरफ घूम रही है तो सैटेलाइट को इस तरह से स्टेशन किया जाता है कि वो धरती के साथ साथ घूमे और वो एग्जैक्ट सैटेलाइट किसके ऊपर रहे? हमेशा इंडिया के ऊपर रहे। और ये सैटेलाइट फिर रेंट पे दिया जाता है। बहुत सारे जो टीवी चैनल्स है वो इन सैटेलाइट्स का यूज करती है, टेलीफोन कंपनीज यूज करती हैं, प्लस वेदर के लिए, बाकी पर्पस के लिए भी ये सैटेलाइट्स यूज होते हैं। तो जब ये रेंट पे दिया जाएगा तो इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? यस सर, Yes. लगेगा। Yes, sir. और इंटर या इंट्रा? इंटर होगा सर। आईजीएसटी लगेगा सर। क्यों? अभी आपने कहा कि अगर सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, तो इंडिया में ये भी तो आ गया। लेकिन स्टेट पे का कोई चैनल स्थित हुआ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंटर इंट्रा ऐसे डिसाइड नहीं होगा। इंटर इंट्रा किस सेक्शन से डिसाइड होगा? सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एंड सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी। और इंटर इंट्रा डिपेंड किसके ऊपर करेगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर के ऊपर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। Yes, sir. ठीक है, लोकेशन और रिसिपिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर इसको डिसाइड करके हम लोग को पता लगाना होगा ये इंटर होगा या इंट्रा होगा। ठीक बात? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो इसको हम लोग करेंगे आगे। तो ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट आपको समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे। अब आइए, अब मैं वो पिक्चर दिखला देता हूं आपको। ये जो आप इंडिया देख रहे हैं, ये वाला इंडिया, ये EEZ तक है। रुकिए एक मिनट, कुछ करो। हमने इस बार किताब बिल्कुल अलग ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये जो आप इंडिया देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये EEZ है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल। तो ये 200 नॉटिकल माइल एग्जैक्ट नहीं होगा, कहीं कम भी होगा। जैसे श्रीलंका के साथ है तो इंटरनेशनल वाटर्स के लॉज हैं, तो जहां पर ये 24 नॉटिकल माइल का ही फर्क है। तो यहाँ पर कुछ वाटर इंडिया का हो गया, कुछ श्रीलंका का हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये अंडमान निकोबार आइलैंड देख रहे हैं, इसके आसपास इसी 200 नॉटिकल माइल के अंदर लक्षद्वीप आ जाता है यहाँ पर। तो ये गुजरात से इधर पाकिस्तान सटा हुआ है, इसीलिए इस तरह से आ गया, नहीं तो वो पूरा हो जाता है। इधर ये कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है ना, इसीलिए। तो ये है EEZ। तो इस EEZ में कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? Yes. अब ये इंट्रा लगेगा या इंटर लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Location of supplier or place of प्लेस supply. ऑफ सप्लाई, Yes, sir. वो उसके ऊपर डिपेंड। ठीक बात है। तो इंडिया का डेफिनेशन में एक बार दोबारा बताइए, इंडिया के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? हेलो, देखिए म्यूट कर लीजिए प्लीज। इंडिया का डेफिनेशन में क्या क्या आएगा बताइए फिर से। ये इंडिया मीन्स the territory of India as referred to in Article 1 of the Constitution. यस सर। Territorial waters, the seabed and subsoil underlying the territorial waters. एक continental shelf में बताना भूल गया, वही बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल यहाँ तक। इसके बाद इससे सटा हुआ, कॉन्टिग्यूअस मतलब सटा हुआ, ये कॉन्टिग्यूअस जोन हो गया अप टू 12 नॉटिकल माइल। इसके नीचे का जो एरिया आ रहा है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया और अप टू 200 नॉटिकल माइल, ये हाई सीज हो गया उसके। इसके पीछे अब आ जाए स्टेट का डेफिनेशन देखते हैं, फिर अदर टेरिटरी देखेंगे। स्टेट का मतलब देखिए, ये कहाँ देख रहे हैं हम लोग स्टेट का डेफिनेशन? सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? स्टेट मीन्स स्टेट इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। मीन्स नहीं लिखा हुआ, याद रखिएगा। स्टेट इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, इसका मतलब दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर आर विथ लेजिस्लेचर, देयरफॉर दे आर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दे आर, हेलो बता दीजिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दे आर यूनियन टेरिटरी, बट एज पर सीजीएसटी एक्ट दे आर स्टेट्स। और स्टेट इंक्लूड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब बाकी स्टेट्स कौन से होंगे? बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है 28 स्टेट्स के नाम प्लस ये 3, तो टोटल कितने हो गए? 31 हो गए। ठीक बात है। जब हम लोग स्पेसिफिक स्टेट जीएसटी एक्ट में आए
जैसे आंध्रा जीएसटी एक्ट, हरियाणा जीएसटी एक्ट, तो आंध्रा जीएसटी एक्ट में स्टेट का डेफिनेशन क्या लिखा होता है? स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और जब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जाएंगे उसमें कौन कौन सी टेरिटरी आती है वो कैसे पता लगेगा? हेलो, जी जी। वो कैसे पता लगेगा? हाँ सर। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ हरियाणा में कौन कौन सी टेरिटरी आती है ये कैसे पता लगेगा? स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली आती है। यूपी। नहीं, यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ एमपी में कौन कौन से स्टेट आते हैं मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एग्जैक्ट स्टेट्स डिफाइंड हैं, उनकी टेरिटरी डिफाइंड है। तो मैं वो दिखला देता हूं आपको। मैं आपको बता दूं, जो भी नए ज्वाइन किए हुए हम लोग बहुत डिटेल्ड में करते हैं। जैसे देखिए, आंध्र फर्स्ट शेड्यूल आंध्र प्रदेश, द टेरिटरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 of 3 आंध्र प्रदेश एक्ट 1953, फिर कोई अल्टरेशन हुआ वो, फिर अल्टरेशन हुआ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना, उसी तरह से असम। तो ये जितने भी टेरिटरीज है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेंगे वापस आते। तो स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में मुझे बताइए, ये कोस्टल स्टेट है? यस सर। क्या इस आंध्र प्रदेश के साथ में लगा हुआ पानी 12 नॉटिकल माइल यहां पर है आंध्र, ये स्टेट का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल है सर। हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है? ये एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल। और नहीं है सर, वो इंडियन वाटर है, इंडियन कस्टम वाटर। आंध्र प्रदेश की वहां से लगा हुआ तो अपना आंध्र प्रदेश का कहलाएगा ना सर? नहीं सर, आंध्र प्रदेश का नहीं। शैलेश जी, यस सर। हम लोग को ये डेफिनेशन एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताइए, जो 12 नॉटिकल माइल है जितने भी कोस्टल स्टेट्स में आ रहे हैं वो स्टेट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? डेफिनेशन नहीं बनेगा। अगर ये नहीं है तो यहां पर अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, बताइए, तो फिर आईजीएसटी यहां से यहां ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा सर, इंटरस्टेट, और आई लगने लगेगा। बिल्कुल। यानी कि ये जो पानी का हिस्सा है इन सब पे, क्योंकि स्टेट का तो हिस्सा है नहीं, स्टेट का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। और जब स्टेट का मतलब नहीं बनता तो सी नहीं बन सकता, तो क्योंकि या तो सी प्लस एस होगा या आई होगा, करेक्ट है? तो इसमें जब भी लगेगा क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी, करेक्ट। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने क्या लिखा? एज पर दिस डेफिनेशन टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेट, एज पर दिस डेफिनेशन। लेकिन आगे चल के हम लोग एक सेक्शन 9 पढ़ेंगे जहां पर इसको इस टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल इज डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्टेट बना दिया गया। ये डीम्ड वर्ड क्यों जोड़ा गया, यही हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल, ठीक बात है? जी सर। यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। अदर टेरिटरी यहाँ डिफाइंड है, अभी पढ़ते हैं। Other territory includes territories other than those comprising in a state and those referred to in section 2114 A to E। हम एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो दादरा एंड नागर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल कौन करता है? गवर्न कौन करता है? कंट्रोल नहीं, गवर्न कौन करता है? सेंटर। यस। हेड कौन होता है इस यूनियन टेरिटरी का? कहीं लेफ्टिनेंट होता है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रेसिडेंट होता है। दादरा का एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट है, करेक्ट है? यस ऑब्वियसली। ओके। ये दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनको अगर हम मैप में देखेंगे तो कहाँ नजर आते हैं? गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर में। मतलब एक साथ है या अलग अलग है? थोड़ा सा अलग है सर, लेकिन ऑलमोस्ट एडजेसेंट ही है। दमन एंड दीव बहुत अलग है। दमन और दादरा, दमन दादरा पास में है, दीव अलग है। दीव अलग है। ये देखिए हमने जो किया है वो ये किया है, इसका मतलब दमन एंड दीव तो यहाँ हो गया सर। दमन यहाँ पे नहीं सर, वहाँ दीव है। दादरा नगर हवेली है ना, दमन वहाँ पे, दादरा नगर हवेली में दमन है और दीव अकेला उधर है, बस जहाँ दमन दिखा है ना। एक मिनट, यहाँ सिर्फ दीव है? यस, ओनली दीव। मैप ही गलत है फिर, जो गूगल से उठाया मैंने। नहीं सर, दीव और दमन का ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है सर। ओके, तो ये यहाँ पर सिर्फ दीव है? यस जी। और यहाँ दमन, दादरा नगर एंड हवेली। देखिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, बच्चों की आवाज आ रही है। दमन, दादरा एंड नागर हवेली, इधर सिर्फ दीव है। ओके,
चलिए मुझे एक बात बता दीजिए आप, ड्यू से यहाँ ट्रांजैक्शन अगर होगा, यहाँ सप्लायर है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, कौन सा टैक्स? CGST UTGST इंटरेस्टेड इंट्रा सर इंट्रा इंट्रा या इंटर? इंट्रा बिटवीन द Intra होगा। बिटवीन द साइड हो गया, बिटवीन द क्योंकि ये दोनों तो एक बना दिए ना, यस ये दोनों एक बना दिए, इसलिए इंट्रा है। अच्छा ओके हाँ, आज एक बात बताइए, क्योंकि ये दोनों एक हो गए हैं इसलिए इंट्रा है, पहले अलग अलग थे। ओके हाँ, इसीलिए मैप में दिखलाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ठीक करेंगे हम। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ मुझे क्या क्या ठीक करना है। दमन दीव दादरा एंड नागर हवेली, इनके बीच में ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ से कोई, यहाँ सप्लायर है, यहाँ रिसिपिएंट है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ से यहाँ गुड्स ट्रैवल कर रहा है, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी ट्रैवल कर रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर इंट्रा ही लगेगा। ठीक बात? ठीक बात हाँ, ठीक बात सर। वाई, हाँ, इनके बीच में। अब आगे ये दोनों को एक क्यों किया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, करेक्ट। तो यहाँ पर 1 में देख, हमने फिर यहाँ लिख दिया सब्स्टिट्यूटेड फॉर दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया, मेड इफेक्टिव फ्रॉम 30 जून 2020। और इनके लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस भी आए थे बाद में कि दोनों के रजिस्ट्रेशन को एक कैसे करें। सिंस 2 UTs आर मर्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 2020 बाय एनेक्टिंग एन एक्ट called Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu Merger of Union Territories Act 2019। अच्छा, इनका जुरिडिक्शन कहाँ है? दोनों गुजरात में है, दोनों, लेकिन इनका जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो है बॉम्बे। नहीं सर, करेक्ट करना चाह रहा हूँ। पहले दमन और दीव का हाई कोर्ट लगता था गुजरात हाई कोर्ट, हाँ। और दादरा का लगता था बम्बई। अभी दोनों को मर्ज करने के बाद चूंकि दोनों का नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक एरिया बम्बई हाई कोर्ट है, इसलिए बम्बई आया था। अच्छा जी। पहले कहाँ था, फिर से एक बार बोलेंगे? दमन दीव का गुजरात हाई कोर्ट लगता था सर। अच्छा, और दादरा एंड नगर हवेली का बम्बई। ओके, तो वो हाई कोर्ट गुजरात अहमदाबाद में है क्या? जी जी। और वो दूर पड़ता था इनके लिए, हाँ सर, इसीलिए बॉम्बे कर दिया गया है। जी जी। आप डिपार्टमेंट से हैं क्या? जी हाँ, इसीलिए पता है आपको ये सब। कहाँ पर हैं आप? सर, मैं बड़ौदा हूँ सर। अच्छा, भूपेश जी जी सर, वेलकम। चलिए, और बात जीएसटी भी एसजीएसटी में सर? नहीं, सेंट्रल में हूँ सर। सेंट्रल। चलिए आइए फिर अब, तो इंडिया का डेफिनेशन, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, its territorial waters, seabed and subsoil underlying the waters, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone as defined, territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone act 1976। ये इतना बड़ा एक्ट है, याद रखिएगा। The air space above its territory and territorial waters, article 1 of the constitution कर लिया, state कर लिया, state as per स्टेट जीएसटी एक्ट कर लिया, यूनियन टेरिटरी हम लोग कर ही रहे थे, यूनियन टेरिटरी में अदर टेरिटरी आया। अब अदर टेरिटरी में देखिए क्या आ रहा है, अदर टेरिटरी इंक्लूड्स टेरिटरीज अदर देन दोज कंप्राइजिंग इन ए स्टेट एंड दोज रेफर टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 114 A to E, यानी कि यूनियन टेरिटरी में ए से लेकर ये। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप, ये जो पानी का हिस्सा और एयर स्पेस है, ये कहाँ आएगा? मतलब ये यूनियन टेरिटरी मानेंगे, यस और नो? नहीं सर। ये जो पानी का हिस्सा यूनियन टेरिटरी मानेंगे या नहीं मानेंगे? ना सर। फिर, और एयर स्पेस को भी यूनियन टेरिटरी मानेंगे या नहीं मानेंगे एज पर जीएसटी? ना सर। क्या मानेंगे फिर? स्टेट? नहीं, या तो यूनियन टेरिटरी होगा या स्टेट होगा, दो में से कोई एक ही होगा ना। सेंटर का आधिपत्य रहेगा सर। हाँ ठीक है, लेकिन अब मुझे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, यूटी या स्टेट? यूटी सर। यूटी होगा ना, सेंटर का आधिपत्य चाहिए तो उसको यूटी मानना पड़ेगा, स्टेट तो आप मान नहीं सकते। तो यूनियन टेरिटरी में ये अदर टेरिटरी आ गया। राइट सर। ठीक है जी जी। अब अगर यूनियन टेरिटरी आ गया ये वाला हिस्सा, अब मुझे एक बात बताइए, 12 नॉटिकल माइल तो हम लोग स्टेट में एक बार ले भी आएंगे, ये जो बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल है जो अदर टेरिटरी है, उसका कोड क्या है? नो कोड है जीएसटी में 97 नहीं, फॉरेन टेरिटरी का 97 है सर, 96 अदर टेरिटरी का 37 है या 36 होगा, दो में से कोई एक है सर। 37 एपी है। 37 एपी है, हाँ 36 तेलंगाना है। अदर टेरिटरी का कौन सा है सर? 96
96 तो फॉरेन टेरिटरी है, 96 फॉरेन टेरिटरी है। एक बार चेक कीजिएगा कौन सा है। मैं एक बार रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडिया 256, फिर स्टेट डिफाइन कर दिया, फिर यूनियन टेरिटरी डिफाइन कर दिया, यूनियन टेरिटरी में अदर टेरिटरी भी हमने ले ली, फिर अदर टेरिटरी यहाँ डिफाइन कर दिया। म्यूट कर लीजिए प्लीज, कौन सी आवाज आ रही है। फिर यूनियन टेरिटरी डिफाइन इन यूटी जीएसटी एक्ट, वो सेम है। तो अदर टेरिटरी यानी कि पानी और एयर स्पेस पे भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक बात है ना। फिर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 366 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी जो डिफाइन करता है, यूनियन टेरिटरी मीन्स एनी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड इंक्लूड्स एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल। अब सवाल ये आता है, whether territorial waters up to 12 nautical mile is a part of the state। मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये इंडिया, ये समुद्र और एयर स्पेस, एयर स्पेस में जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी अलॉट करते हैं या ऑप्शन करते हैं, ये ऑप्शन कौन करता है? सेंटर करता है या स्टेट करता है? हेलो, दोनों सर। हाँ जी, सेंट्रल सर, सेंट्रल सेंटर करता है सर। सिर्फ सेंटर करता है? दोनों कैसे करता है? सिर्फ सेंटर। ये समुद्र में जो के अंदर जो तेल मिलता है, ये किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? सेंट्रल, सेंटर की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, स्टेट का कोई हिस्सा नहीं होगा। अब देखिए, इन्होंने आर्टिकल 297 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा? द थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन टेरिटोरियल वाटर्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। विद इन टेरिटोरियल वाटर्स मतलब 12 अप टू 12 नॉटिकल माइल, अप टू 12 नॉटिकल माइल भी वो सेंटर का नहीं है। एंड रिसोर्सेस ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू वेस्ट इन द यूनियन, किसका माना जाएगा? यूनियन का। यूटी। All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf or the exclusive economic zone of India shall vest in the union and be held for the purposes of the union. All other resources of the exclusive economic zone of India shall also vest in the union and be held for the purposes of the union. The limits of territorial waters यानी कि up to 12 nautical mile of the continental shelf, the exclusive economic zone and other maritime zones of India shall be such as may be specified from time to time by or under any law made by the parliament। और पार्लियामेंट ने यही वाला लॉ बनाया जो हमने अभी स्पेसिफाई की। अब मुझे एक बात बताइए, हमने जब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि इसमें पानी नहीं है, आर्टिकल 1 में, करेक्ट है? टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूडेड नहीं है। टेरिटोरियल वाटर्स कहाँ इंक्लूडेड है? कौन से आर्टिकल से? 297। आर्टिकल 297 से इंक्लूडेड है। और आर्टिकल 297 में क्या लिख दिया कि समुद्र का जितना भी अप टू 200 नॉटिकल माइल वो सारा का सारा किसके पास रहेगा? यूनियन। यूनियन यानी कि सेंटर के पास, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है, करेक्ट है? करेक्ट। अब अगर समुद्र में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है या समुद्र से या समुद्र में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका शेयर किसको मिलना चाहिए? सेंटर को। सेंटर को। तो स्टेट का तो कोई मतलब नहीं बनता, यूटी का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक बात है? पुराना प्री जीएसटी एरा में आते हैं, वैट। राइट सर। हाँ, अब वैट में, वैट के जमाने में आप मुझे बताइए, कोस्टल स्टेट्स पे ये अप टू 212 नॉटिकल माइल में जो फिशरी होती थी, इसका टैक्स किसको मिलता था? स्टेट को मिलता था। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब सारा कुछ यूनियन के पास ही है तो ये स्टेट को कैसे मिल रहा था? दूसरा, यहाँ पर कोई मान लीजिए शिप आई, कार्गो शिप आई, और ये स्टेट से यहाँ पर फ्यूल सप्लाई हो रहा, फूड सप्लाई हो रहा है, इसका टैक्स किसको मिलता था? सेंटर को। नहीं, जहाँ उस स्टेट को जहाँ पे सेम, हाँ, वैट ही लगता था इस पे। यस, वैट, यस, इस पे भी वैट लगता था, सीएसटी नहीं लगता था। यस सर। ये कैसे पॉसिबल किया? कैसे हुआ ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो चेंज कर नहीं सकते थे, कैसे हुआ? तो उन्होंने वैट लॉ में लिखा दिस, इसमें जो ट्रांजैक्शन होगा, इसका ट्रांजैक्शन कुछ लिखा है, डीम्ड टेरिटरी करके एक वर्ड बना दिया, और इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ दैट कोस्टल स्टेट। मुझे एक बात बताइए, और लीस्ट 1, लीस्ट 2 और लीस्ट 3, देखिए म्यूट कर लीजिए प्लीज। लीस्ट 1 किसके पास पावर है टैक्स लगाने का? यूनियन के पास। यहाँ पर स्टेट के पास। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ फिशरीज लिखा हुआ है। अब मुझे बात बताइए, फिशरीज के ऊपर टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास है या सेंटर के पास है? हेलो, स्टेट के पास है।
अब जो फिशरी कहाँ करेंगे, जो स्टेट के अंदर जो नदियां बह रही है वहां पर, या समुद्र बीच? जो स्टेट के अंदर जो नदियां बह रही है उसमें जो मछली पकड़ रहे हो वो तो स्टेट का है ही, लेकिन क्या समुद्र भी आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए। आना चाहिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो देखिएगा आप किस तरह से लॉ इवॉल्व हुआ है। भाई, स्टेट्स पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन टेरिटोरियल वाटर्स एज पर एंट्री नंबर 56 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7। लिस्ट 2 मतलब जो स्टेट के पास पावर है। Referred powers of states to levy taxes on goods and passengers carried by road or an inland waterways, but not in territorial water. Consequently, the power to levy taxes on territorial water is with center, while entry number 97 जो residuary entry है of list 1 of schedule 7. However, entry number 21 of list 2 of schedule 7 gives power to states to levy taxes on fisheries. This would imply that if fisheries is carried out in inland waterways, then states can levy and collect tax, but not otherwise like in territorial waters. However, almost all coastal states have enacted fisheries laws where they have included territorial waters up to 12 nautical mile as an area of their. बताइए, ये जो लॉ अमेंड किया गया, can it be challenged saying that it is unconstitutional? Territorial waters up to 12 nautical mile west with union and states have enacted the law कि वो हमारा एरिया है। Can it be challenged? ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। कॉन्फ्लिक्ट तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। चैलेंज तो हो सकता है, चैलेंज हो सकता है, लेकिन चैलेंज किसी ने नहीं किया, ना स्टेट ने किया, किसी स्टेट ने किया, ना सेंटर ने किया, ना जो टैक्स पेयर्स ने किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो ये कस्टम बन गया और चला आया। अब जब ये चला आया तो जीएसटी में जब आए तो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी, जिसमें हर एक स्टेट्स ने कहा कि सर हम लोग फिशरीज से या बाकी ट्रांजैक्शन से वी आर अर्निंग 600 करोड़ 700 करोड़ एंड यूनियन शुड नॉट गेट द राइट टू टैक्स इट, बट स्टेट शुड गेट द राइट टू टैक्स इट। तो ये अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कुछ स्टेट्स ये कह रही है, जो अभी हमने पढ़ा कि इसमें आप इस स्टेट्स में कौन सा डेफिनेशन ऐड कर दो। हाँ गया ये वाला स्टेट के डेफिनेशन। अभी यहाँ के स्टेट के डेफिनेशन में क्या लिखा? स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ नहीं लिखा कि स्टेट को डेफिनेशन को चेंज करके एंड इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। हेलो, समझ रहे हैं आप? यस सर। तो यहाँ पर इस स्टेट का डेफिनेशन दे डिड नॉट चेंज द डेफिनेशन, बट इन द मिनट्स इफ यू सी few states, only the coastal states are demanding that let the definition of state be changed. अब उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने कुछ अलग सिस्टम निकाला, वो पढ़ते हैं एक बार। Starting the discussion, the honorable minister from Karnataka stated that this issue could be looked at from two perspectives as to whether to define state for GST or to define area for administration of GST. एक बात और बताइए, ये जो 12 नॉटिकल माइल में अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के पास है या स्टेट के पास है? सेंटर के पास होना चाहिए। सेंटर के पास होना चाहिए। सेंटर के पास भी है लेकिन स्टेट के पास भी है। He said that while he was agreeable to either of the two approaches, the administrative route would be simpler and would avoid legal complexities. He pointed out the definition of state proposed under agenda item 3A left out part of coast from the jurisdiction of the coastal state which they administered otherwise, as for example the responsibility for policing up to 12 nautical miles from the coastline. He pointed out that even if coastal waters were not part of the territory of the coastal states, the policing responsibility had been entrusted to such states. He suggested that a similar approach could be followed for SGST, namely not to include territorial waters as part of the definition of state, but treat it as a part of state for the administration of SGST. He pointed out that if territorial waters were treated as union territory, then the indirect tax revenues accruing from transactions in the territorial waters would go into the center's pool and would not be available even for devolution to the states. इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं सर, बता दीजिए। ये देखिए क्या होता है कि सेंटर इनकम टैक्स का पैसा इकट्ठा करती है, सेंट्रल टैक्स यानी कि सीजीएसटी एक्ट का पैसा इकट्ठा करती है, कस्टम्स एक्ट का पैसा इकट्ठा करती है। ये पैसा नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, मान लीजिए 100 रुपये इकट्ठा की, फिर ये कहती है कि ये 100 रुपया में से अराउंड 56% 60% डिपेंडिंग अपॉन ईयर टू ईयर कि किस स्टेट, हर एक स्टेट को कुछ कुछ अमाउंट बांट देती है। इसी को कहते हैं डिवॉल्यूशन।
और अगर ये पैसा यूनियन टेरिटरी में चल गया तो यूनियन टेरिटरी का पैसा स्टेट के पास आता भी नहीं, वो डिवॉल्व नहीं होता है। सेंटर्स पूल यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा तभी डिवॉल्व होगा, ठीक है। He further stated that for the purposes of fishing, territorial waters along the coastline were treated as part of the state. The Honorable Minister from Kerala stated that VAT on ship bunkering was an important source of revenue for his state and it could not be given up in the GST regime. Bunkering का मतलब क्या होता है? While supply. Oil supply या parking है ये? नहीं सर, हाँ ये parking, bunker. अच्छा, fill the fuel containers of refuel. Okay. लिख देते हैं इसमें. Was an important source of revenue for his state and it could not be given up in the CGST regime. He also pointed out that the Fisheries Act of coastal states included territorial waters. The Honorable Minister from Maharashtra pointed out that under Entry 57 of List 1 of Schedule 7, the center's right to fishing and fisheries extended only beyond the territorial waters, and therefore the territory of the state of Maharashtra included the territorial waters up to 12 nautical miles. He added that keeping this in mind, his state was installing a statue of Chhatrapati Shivaji in the territorial waters along the coast of Maharashtra. The Commissioner, Gujarat, made a presentation on the subject of definition of state. Gujarat pointed out that the states had jurisdiction over the adjoining territorial waters under the existing VAT and central CST regime and emphasized that status quo must be maintained in the GST regime. He pointed out that the important activities, bunkering to the ships and dredgers, supply to the ships including cruise ships, supply of used oil from the ship. He also pointed out that the center never imposed VAT in the territorial waters as it had done in the union territories without legislature. And if the states did not have the power to levy VAT, the center would have certainly intervened earlier. He further pointed out that the coastal states had made considerable investment in development of ports. अब देखिए रीजन समझ लीजिएगा. Related logistics and other infrastructure such as roads, railways, power, supply and environmental conservation measures. He also referred to certain judgments of High Courts and the Supreme Court which held that territorial waters were part of the state. बाकी मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, नाम है केसेस के. Puducherry states had been authorized to carry out patrolling up to 12 nautical miles. फिर तमिलनाडु सपोर्ट कर रहे हैं. Kerala pointed out that under Article 297 of the Constitution, all lands, minerals, etc., underlying the ocean within the territorial water vested in the Union of India, but GST applied to the activity of trade in the territorial waters, and for this purpose, states should be defined to include territorial waters. The Honorable Minister from Andhra Pradesh stated that the coastal state exercised administrative control over fisheries and law and order. He informed that his state got VAT revenue of about 600 crores from transactions in the territorial waters, such as bunkering and transportation through pipeline, and could not afford to lose this revenue in the GST regime. अब suggestion क्या आया? He pointed out that for SCJs, both the center and the states had made laws deeming it as foreign territory, and in the similar manner, territorial waters up to 12 nautical miles could be deemed to be a part of state for collecting tax on sale or supplies. फिर summarizing the discussion, this ये हमने पढ़ चुके थे. मैं यहाँ से आता हूँ. But the प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ खाना वाना बना रहे हैं तो बर्तन की आवाज आ रही है. But the conceptual difficulty was that a definition in law could not be contrary to what was provided in the Constitution. He explained that the meaning of Entry 57 in List 1 Schedule 7 was that Union of India could fish beyond 12 nautical miles, and this implied that the Union of India was excluded from fishing up to 12 nautical miles. He observed that when viewed in this manner, and also keeping in mind that Entry 21 in List 2 of Schedule 7 gave the power of fisheries to states without any restriction, the states were possibly entitled to enact in their fishing-related laws that the territorial waters were part of the coastal states. He added that the power regarding fisheries within the territorial waters was given to the states under the Constitution itself, whereas maintenance of law and order in the territorial waters was entrusted by the center to the states. He referred to the definition of union territory of the Constitution to mean any union territory specified in the first schedule of the Constitution and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in the schedule. He pointed out that as
that territorial waters was or not referred to in the first schedule of the Constitution. It appeared to be a union territory. Obviously, 12 nautical mile union territory here. He said that it might not be advisable to define state in a law in a way different from the definition of state given in the Constitution. He cautioned that if the power to levy SGST within territorial water was given to the states under law, there was a risk that the law might get struck down as a unconstitutional. इसको हम bold कर दें. Maharashtra stated that there were judgments of the court that power to levy VAT within the territorial waters lay with the states. Gujarat stated that in view of the judgments mentioned in his presentation, the affidavit, वगैरह, he further pointed to the state of Gujarat recovered about 1200 crore as VAT for transaction within the territorial waters, and they would lose considerable revenue if states were denied the power of taxation in the territorial waters. Karnataka, he further pointed out that SEZ was physically located in the geographical territory of a state, but in the GST law, supply from it was deemed to be interstate supply, and this could also be potentially ultra vires of the constitutional provision. ये कैसे हो सकता है? किसी को कोई आइडिया कि SEZ से सप्लाई जो विद इन द लैंड मास ऑफ एनी स्टेट है वो constitutionally invalid कैसे हो सकता है? He also observed that the states and the businessmen had accepted the SEZ law without a legal challenge. चलिए. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that his state earned revenue about 500 crore by bunkering, dredging, etc., and it could not afford to lose in the GST regime. He further stated that there was enough precedence of state authorities carrying out administration in the territorial water like law and order, fishing, etc. He observed that if the central government kept to itself the administration of GST in the territorial water, it would amount to the territorial expansion by the center. The Honorable Minister from West Bengal observed that their state had a coastline of 920 kilometers, and it was important that SGST in the territorial waters should be collected by the state. He stated that in addition to the case laws mentioned in the presentation, there was an additional judgment of High Court of Madras in the case of Madras Marine, wherein it was held that sales to ship within the territorial water was sale within the state and was not to be considered as export, as the sale was for consumption abroad the ship. He added that presently sale in the territorial water was under VAT and no contrary view was acceptable to them. Sri Uday Singh department pointed out there were also some contrary judgments holding that the coastal waters were not part of the territory of the adjoining coastal state. He stated that in case of Raj shipping, on the subject of jurisdiction of the states over the territorial waters, the judgment referred to the debate in the Constituent Assembly. Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of drafting committee, stated, "We therefore want to state expressly in the Constitution that when any maritime state joins Indian Union, the territorial waters of that maritime state will go to the central government. This kind of question shall never be subject to any kind of dispute adjudication." International law ruled that California was not the owner of 3 Mile marginal belt and that the federal government rather than the state had paramount rights over the belt. He further mentioned that in another case, the Supreme Court of Canada dismissed the contention of British Columbia, one of the states of Canada, that the territorial waters belong to it, and held that territorial waters belong to the Union as sovereignty was based on international law. ये line अच्छी है. Sovereignty was based on Indian law, international law. Tamil Nadu responded that the judgment in the Raj shipping case was relating to state of Travancore, which upon accession to India demanded rights over 12 nautical miles, and that this judgment applied to states acceding to the Union of India. Kerala observed that the states had been. अच्छा किसी पीछे ना पक्षी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. States had been administering VAT in the territorial waters till now, and they could not be ousted from the jurisdiction in the GST regime. The Honorable Chief Minister of Puducherry observed that the states exercise power under the law to sort out disputes between fishermen and the territorial waters, and if it was to be treated as union territory, then only the Indian Navy could intervene in such disputes. The chairperson observed that the power to levy custom duty and service tax in the territorial waters lay with union, and accordingly the central government was collecting these taxes. Custom का तो ठीक है, service tax yes ठीक है. He observed that earlier, relying on entry 21, the coastal states had passed their fishery and maritime acts in which they had included territorial water in the definition of state. ये अरुण जेटली जी बोल रहे हैं, याद रखिए. He added that in 1956 the constitution was amended to incorporate definition of union territory, which provided
that whatever territory was not part of the state in Schedule 1 of the Constitution was deemed to be Union territory. Oh, 6 साल बाद amendment हुआ Constitution में. He stated that the first case cited by Gujarat was a fisheries case, and this was legally not problematic as fisheries was constitutionally in the domain of the states, and the second judgment followed the first one. He stated that judgment in the case of Great Eastern Shipping Company relied upon the fishery case to say that it applied to it, and the Union of India had objected to this decision. He further observed that as power to levy VAT was never vested with the Union, the state government made legislation, made legislation to administer weight in the coastal waters, and thus the practice thus continued. जो मैं बोल रहा था custom बन गया है. He added that now, in view of the definition of Union territory, it needed to be considered carefully whether states could be given power to impose GST in a territory which was constitutionally a union territory. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that as states were allowed to collect VAT earlier, they should also be allowed to collect SGST in the spirit of cooperative federalism. चलिए, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सब लोग. पहले हक दिखा रहे थे, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं. The Honorable Minister from Karnataka stated that by an administrative arrangement, territorial waters could still remain a union territory, and only a deeming fiction could be created to treat supplies in the territorial waters as entrusted. He pointed out that Article 269A5 of the gave Parliament the power to formulate by law the principles for determining the place of supply, and Parliament could use this power to deem certain supplies as entrusted. ये हो गया ना? हाँ. The Honorable Chairperson stated that as per the constitutional provision, there appeared no ambiguity that territorial waters up to 12 nautical miles were part of the Union territory. He observed that the power for fisheries in territorial waters lay with states, and by convention, states started levying VAT and petroleum products sold in territorial waters by passing their own law. He said that the issue remained as to whether a state could levy VAT in a Union territory, and added that the responsibility of coastal security was delegated to the states after a conference of Director General of Police of states in which they were asked to supplement the security in the territorial waters, though this task was basically entrusted to the Coast Guard. He stated that this matter was very sensitive, and if territorial waters were declared as state territory, then maintenance of law and order in the territorial waters could become a state responsibility, which had serious security implications. He stated that the government of India had taken a stand in case of Great Eastern Shipping Company that territorial waters were union territory, and it could be examined whether as to what could be the legal methodology to legalize state jurisdiction to impose tax in the territorial waters, though it did not belong to them. Karnataka stated that this could be achieved by deeming supplies in territorial waters as entrusted, and reminded that similar deeming arrangement had been made for SCZ. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated such an arrangement for territorial waters would not be as much of a deeming fiction as SCZ was. He also pointed out that the coastal police and not the Coast Guard was responsible for law and order in the territorial waters. The Honorable Minister from Bihar observed, Bihar कुछ बोल नहीं पाएगा, if GST was to be implemented from 1st April, then so much time should not be spent on this, क्योंकि इनके पास कोस्ट है नहीं, इसलिए डिस्कशन चाह नहीं रहे हैं. चलिए, चेयरपर्सन ऑब्जर्व दैट दिस इशू वाज रिलेवेंट फॉर टैक्स लॉज एज स्टेट्स टेरिटरी फॉर लिविंग टैक्स कुड पोटेंशियली श्रिंक. ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया. और फिर अब इन्होंने सेक्शन 9 बना दिया जिसमें ये लिखा कि वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर द लोकेशन ऑफ सच सप्लायर. तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे आपके साथ. किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर तो बताइए. वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए. गोपेश जी चले गए क्या? सर हमने जो मैटर डिस्कस किया सर ना. हाँ गणेश जी. हमारा सर अराउंड 5 केसेस पेंडिंग है अपील में. इसी मैटर पे? या ऑन दिस ONGC. क्या मैटर है? We had the catering contract with ONGC. And we supplied food them in I don't know the exact nautical mile, but ONGC को गणेश जी सप्लाई किया होगा ना, तो बियॉन्ड 200 nautical mile, बियॉन्ड 12 nautical mile ही होगा. No sir, because they have the vessel. तो मेरे ख्याल से 200 nautical mile के अंदर ही है सर. अच्छा, maybe we don't nautical mile के. अच्छा, लेकिन थिंग इज दैट हमने चार्ज नहीं किया था वैट चार्ज नहीं किया था बिल में. ना अभी अपील में चला गया, डिपार्टमेंट बता रहा है इस पे वैट लगेगा. And they are not even able to pass an order. They are waiting for the judgment. I think High Court में केस पेंडिंग चल रहा है ये. तभी हम इसका डिसीजन दे पाएंगे.
गोपेश जी वीडियो ऑन कर सकते तो कीजिए। जी सर। ओके ओके। So they are waiting for the High Court decision. ओके गोपेश जी इसमें कुछ कहना है? नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ, गणेश जी का एक केस है जो इन्होंने फूड सप्लाई किया है ओएनजीसी को। अब वो स्टेट वाले मांग रहे हैं उनसे वैट, और इन्होंने दे हैव नॉट चार्ज वैट, नाउ दे हैव गॉन इन फॉर अपील। पीरियड जीएसटी पीरियड का है सर? Yeah, free GST. Yes, free जीएसटी का है। फ्री जीएसटी का है तो फिर तो कहाँ सर, इसको वैट करना ही था। नहीं, पहले का इश्यू था ना 12, 13, 9, 9, 10। गणेश जी इश्यू एक बार है ना गणेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नॉटिकल माइल एक बार पता कर लीजिए कितना। हाँ यस, मैं वही फाइंड आउट करता हूँ सर। अगर बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल सप्लाई किया गया है तो ऑब्वियसली उस गुड्स है, तो गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का पावर सेंटर के पास था नहीं। यस। तो वैट लग नहीं सकता है। यस। तो इसीलिए अपील में गए होंगे। मुझे लग रहा है कि वैट इसलिए चार्ज नहीं किया गया बिकॉज इट वाज सप्लाइड बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल। यस यस यस। और उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा होगा इट इज विद इन 12 नॉटिकल माइल, आप लड़ रहे हैं बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल। यस 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 सर। तो एक बार इश्यू को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है फिर तो। यस। हाँ सर, आई हैव वन मोर क्वेरी रिगार्डिंग जीएसटी रिफंड। जीएसटी रिफंड? यस। अभी नहीं, जीएसटी रिफंड छोड़ दीजिए। अच्छा पूछ लीजिए। सर 20-21 का रिफंड कैन बी क्लेम टिल March 23, करेक्ट सर? गोपेश जी टाइम बार नहीं हुआ तो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। नहीं 20-21 2 साल तो टाइम बार हो नहीं, कब का 20-21 का है ना? हाँ 20-21 का। हाँ कर सकते हैं अभी आप। हाँ लेकिन उसमें सर मेंशन किया था रिलेवेंट डेट अंडर सेक्शन। रिलेवेंट डेट में एक्सटेंशन अभी आया है 2 साल और 4 साल का टोटल टाइम पीरियड। हाँ देखिएगा करेक्ट। एक तो वीक हमारा कंसर्न बता रहा है अभी वो आईटी से रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा तो वो एक्सटेंशन दिखलाइए उनको। नहीं, किस चीज का रिफंड है? हाँ किस चीज का? वी मेड सप्लाई जीरो रेटेड। हाँ तो मिलेगा रिफंड आपका यदि वो रिलेवेंट डेट के विद इन है तो। हाँ तो वही बोलता था, रिलेवेंट डेट कैसे पकड़ते हैं? मंथ वाइज पकड़ते हैं या ऐसा फाइनेंशियल का रिलेवेंट डेट पकड़ते हैं? नहीं मंथ वाइज। इसका मतलब मेरा फरवरी 21 तक का रिफंड चला गया। नहीं एक्सटेंशन देखिए, जैसे 2 साल था, 2 साल और एक्सटेंड किया, मतलब टोटल 4 साल का एक्सटेंशन है। तो आपका कवर हो जाएगा। गणेश जी मेरी किताब है आपके पास वॉल्यूम 2 की नोटिसेस की? नहीं हाँ वॉल्यूम 2 की है ना सर मेरे पास। हाँ उसमें देखिए एक्सटेंशन का लिखा होगा सेक्शन 73 में। ओके सर मैं रेफर करता हूँ। हाँ उसी से रिलेटेड है, आप देखिएगा उसी में नोटिफिकेशन में मिलेगा। ओके सर। ओके और किसी का कोई क्वेरी? गोपेश जी आपको कुछ और ऐड करना तो कीजिए प्लीज। नहीं सर, बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया सेशन था। और एक चीज सर मुझे जरा मतलब लीगल बैकिंग चाह रहा हूँ बेसिकली। जैसे आपने एक बात जोड़ा कि एसीजेड एक्ट के हिसाब से चूंकि स्टेट के ज्योग्राफिकल हिस्से में है, तो है ना, अपन जो अभी फिशरीज वाला डिस्कस कर रहे थे, ये मेरे को समझ में नहीं आया सर कैसे ये लीगली वैध है, वैलिड है ये। नहीं, जो कर्नाटका वालों ने कहा कि पोटेंशियली इट कैन बी चैलेंज्ड बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ सर, इस पर थोड़ा हाँ तो एक बार मैं और स्टडी करता हूँ, देन आई कैन गेट बैक कल। और किसी और कोई वीडियो ऑन करना चाहें या कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बोलिए। कैसा रहा सेशन यही बता दीजिए आप लोग। नाइस सर, एज यूजुअल सर, काफी बढ़िया सर, डिटेल्ड, सुपर इन डेप्थ। यस ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 2 क्लासेस जो हमारी पेड क्लासेस है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। और ये जो हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसमें शॉप में जाने के बाद जीएसटी लाइव कोर्सेस में आएंगे आप। और ये वाला क्लास, हमने क्लास की फीस 4,999 रखी है, और मैक्सिमम लोगों ने जो पेमेंट किया है वो मेरे बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट में QR कोड से पेमेंट कर दिया। इसीलिए यहाँ से अभी एडमिशन एक भी नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट 1,000 रुपीज का, फर्स्ट 20 पार्टिसिपेंट का 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है, फिर नेक्स्ट 20 पार्टिसिपेंट का 500 रुपीज का डिस्काउंट है, फिर सुपर डिस्काउंट्स हम लोग दे रहे हैं जो हमारे साथ मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन किया, जो 10,000 रुपीज का मेंबरशिप का फायदा ये है कि वी गिव यू एडवाइस ऑन, अगर आपके पास डिपार्टमेंट से जीएसटी का नोटिस आता है तो जीएसटी नोटिस का आपको रिप्लाई कैसे बनाना है, कौन से लीगल पॉइंट्स होने हैं, वो सब हम लोग आपको एडवाइस करते हैं। लाइफ टाइम फ्री है, ये मेंबरशिप ऑफ 1 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम लोग 10,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप।
तो उसमें हम लोग 3000 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर 2000 का पड़ेगा। और जिन्होंने इससे पहले मेरा कभी भी लाइव कोर्सेस अगर ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए 2500 है, जिन्होंने किताबें ली हुई हैं उनके लिए 3000, इस तरह से बनाया हुआ है। तो हम लोग कल एक क्लास और रखेंगे जो ऑब्वियसली फ्री होगी, फिर देन विल स्टार्ट चार्जिंग। ये है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं पर्सनली। बताइए, और किसी को कुछ भी कहना है तो बताइए। जो नए लोग हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा था। एडवोकेट अभिषेक गोयल, प्लीज वीडियो ऑन करेंगे। जो भी नए लोग हैं, महेश सैनी, सीए महेश चंद्र सिंह, डीके नारायण, नवीन कुमार, कॉन्टैक्ट डिटेल, मैं अपना फोन नंबर जो व्हाट्सएप वाला है या मेरा पर्सनल नंबर भी यही है, मैं भेज दे रहा हूँ आप सबको। अभिषेक गोयल जी जरा बताइए अनम्यूट करके आप कहाँ से हैं? हेलो। हाँ अभिषेक जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्ते। मैं फिरोजाबाद यूपी। फरीदाबाद यूपी से? यस। अच्छा, फिरोजाबाद यूपी से। यस ओके, यस। बताइए अपने बारे में, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? सर मैं 2002 से कर रहा हूँ। अच्छा जी, ओके। और कैसा रहा आज का सेशन? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पसंद आया आपको? okay. जी 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 जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। सचिन सखाराम, डीके, यस डीके जी बोलिए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, बाकी लोगों को बताइए ताकि आप लोग के बारे में जान पाए हम लोग। अनम्यूट कर लीजिए डीके जी, आप म्यूट हैं। सर मैं दीपक केसरी, नमस्कार। दीपक केसरी नमस्ते। सर अभी मैंने आपसे रिसेंटली बुक लिया था धनबाद से। हाँ, अच्छा धनबाद से हैं आप? ओके ओके, वेलकम जी। ठीक है ठीक है। और मैं लास्ट 2002 से सर प्रैक्टिस में हूँ। ओके। कैसा रहा सेशन आज का? सेशन बहुत अच्छा था सर। समझ में आया सब कुछ? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। और स्मिता सिंह, विजय कुमार रमेला, सखाराम, सचिन, रविंद्र नारायण, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, एक बार बात करें आप लोग से। सीए महेश चंद्र सिंह। हेलो सर। हाँ रविंद्र नारायण जी बोलिए। हेलो सर। हाँ मैं लास्ट आपका क्लास अटेंड किया था एक दो दिन पहले। ये जीएसटी अपील यस अपील की। हाँ सर एक बार पूछता था, आपका किताब एक में खरीदा हूँ जो वो नोटिस, तो उसमें इस क्लास में सर उसका आ जाए क्या, जो आप दिखाए अभी जो किताब ये थर्ड वॉल्यूम की बुक होगी। अच्छा, थर्ड वॉल्यूम की बुक। हाँ, ये आप ही लोग के साथ लिखेंगे। अच्छा। हाँ, आप ही लोग के साथ लिखेंगे। हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया, अब उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग। आप ही लोगों के साथ लिख के इसको किताब को बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है? लेकिन अपने बारे में कुछ बताइए, हम अपने बारे में बताइए कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेटिव रहा है। मैं तो उड़ीसा से हूँ। अच्छा। मैं लास्ट 33-4 ईयर से प्रैक्टिस में। ओके। कॉम्प्लायंसेस के। अभी मैं ये लिटिगेशन में जाना चाहता हूँ, लिटिगेशन ओके, इंटरेस्ट है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं फिर। महेश चंद जी, हाँ महेश चंद जी वेलकम सर। कहाँ गए महेश चंद जी? हाँ बोलिए महेश चंद जी। नमस्ते। हाँ जी सर, मैं सीए महेश चंद सिंह, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम गाजियाबाद। ओके। और पहले भी मैंने आपके सेशन लिए हैं जो अभी आपने कराए थे, अपील वाला भी लिया है सर। और जो आपकी ये बुक थी नोटिस वगैरह रिप्लाई करने का, वो भी मैंने लिए, काफी अच्छी है। और आज का जो सेशन मैंने जो स्पेशली देखा, मैंने कहीं इस तरीके का अभी देखा नहीं, जो इन डेप्थ जो आपने ये चीजें ली कि ये मैं खुद कंफ्यूजन में था कि ये टेरिटोरियल वाटर और ये सारी चीजें जो आज जाके कुछ बहुत हद तक क्लियर हुई हैं। तो ऐसी मैंने अभी सर इस तरीके की देखी नहीं इससे पहले, अभी इन डेप्थ स्टडी इस तरीके की। धन्यवाद। बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन सर। यही लिटिगेशन में हम लोग को यूज होगा। अभी जैसे गणेश जी ने कहा ना, अपना हमारा केस है वहां पर, अब ये यूज करेंगे हम लोग। तो जो भी हम लोग यहाँ पर बताते हैं, हमारा कंप्लायंसेस मोटिव नहीं होता है जी, हमारा लिटिगेशन ही मोटिव है। जी सर। हम लोग लिटिगेशन तभी सीख सकते हैं जब एक एक पॉइंट हम लोग को दिमाग में रहे, जी तभी होगा। चलिए आते रहिए, ज्वाइन कीजिए सेशन को आप लोग। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो। हाँ हेलो सर, प्रीतम बोल रहे थे सर? हाँ प्रीतम जी बोलिए। सर मेरा फिर से एक यूएबी का एक इशू था, बताइए क्या? अभी नहीं, फोन करके ही, यहाँ नहीं। ओके। सरफराज अंसारी जी, सीए कमलेश सैनी, ये कौन है? गोपेश जी
थैंक यू सो मच गोपेश जी। गोपेश जी ने मैसेज, गोपेश जी का मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। थैंक यू सर, यू आर डूइंग वेरी वेल सर बाय एडिंग सच टाइप ऑफ मीटिंग टू नो द लॉ इन डेप्थ। थैंक यू सर, अगेन कमिंग फ्रॉम यू इट मीन्स लॉट टू मी। ज्वाइन कर लीजिएगा गोपेश जी, कोशिश कीजिए। जरूर सर, जरूर सर। हाँ, कमलेश सैनी जी, सीए कमलेश सैनी जी, सखाराम साबले, जितेंद्र जी आप बोलिए, स्मिता सिंह। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का, बहुत ही इन डेप्थ स्टडी थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही और बहुत कुछ सीखे आज। क्योंकि अब तक तो क्या था कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे, एक एक वर्ड्स की डिटेल में जाने की कोशिश भी नहीं किए, तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा। थैंक यू। बाकी जो पुराने हैं वो आ जाइए। कहाँ राजेश जी, जिनेश जी, अनिमेश, संतोष बख्शेटी जी, अमित ठाकुर जी, कहाँ गायब ये लोग? निशान गर्ग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अनिमेश, वीडियो ऑन कर पाएगा? यस सर। तो वो तो वाइट दाढ़ी आ गया। फिर सर टाइम घबरा गया था, फिर सोने लगे थे, फिर आज से फिर उठना पड़ रहा है। कैसा रहा सेशन? अच्छा था सर, बहुत अच्छा था सर। सर एक दो क्यूरी है, लेकिन देखते हैं, कल हम पहले वर्कआउट कर लेते हैं अपना सारा। समन का भी क्या हुआ? समन नहीं बताया उसमें सर ना, वो उनके रिलेटिव सीए हैं, वो अच्छा उनके पास चले गए। नहीं वो हमें ही नहीं गया है, और थाइज हम ही है, लेकिन वो भी साथ में गए, तो उनका परिचय है उनसे, ऑफिसर से। अच्छा चलिए, परिचय में काम हो रहा है। हाँ, वो बोले कि नहीं मिलेंगे, चलेंगे, चलिए मिलिए। तो वो अभी भी नहीं बता रहा रीजन, वो बोल रहे कि हम स्टडी करेंगे, ऊपर लिख के नहीं देगा तब तो कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, करते रहो तुम लोग। तो खाली अभी गेट टुगेदर करके आए उससे। हाँ बस ठीक है, चलो ओके। राजेश जी कहाँ हैं? जी सर हूँ, बिल्कुल हूँ। कहाँ वीडियो ऑन कर पाएंगे? बाकी लोग वीडियो ऑन करने लायक नहीं है अभी तो। अच्छा ठीक। हाँ चलिए फिर कल मिले। बख्शेटी जी, काडू जी, संतोष काडू जी से एक बार बात करने का मन कर रहा था। पाटिल जी। हाँ वीडियो ऑन करके दिखलाइए सबको, मतलब पता तो लगे कौन कौन है यहाँ पर। वीडियो कल करते हैं, कल कर दे, ठीक है। आप लोग कल आइए, सब वीडियो ऑन करके आइए। और जिन्होंने फीस नहीं दी है प्लीज पे द फीस। और जिस तरह का सेशन हुआ लगातार ऐसे ही सेशन होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं अपना फोन नंबर आपको दे चुका हूँ, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते।